हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन जॉइन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज़ अमन। दोस्तों आज हम लोगों के बिजनेस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग क्या होता है या फिर डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स सेशन आपको बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग जाके इनरोल हो सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट बुक आपके घर तक पहुँचाई जाएगी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड सारी फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको दिया जाएगा। कोर्स की खास बात यह है कि आपको कॉमर्स सेशन की बुक जो कि आप सामने दिख रही है आपके घर तक पहुंच जाएगी ऑल इंडिया। ठीक है, आप लोग इंडिया में चाहे जहां पे आते हो आपको इंडिया में बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्टिंग। ये वीडियो आपके बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सीए, सीएस, नेट, जेआरएफ एंड आपके यूपी बीएड एंट्रेंस में भी काम आएगा। ठीक है, या फिर अगर सीयूसीटी होता है या फिर अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, मतलब एक ही वीडियो इतने सारे एंट्रेंस में काम आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि 10 ठो पढ़ना पड़ेगा, एक ही से आपका बाकी एंट्रेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बीकॉम एंट्रेंस के अंदर और एमकॉम एंट्रेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हमको समझना होगा हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो टॉपिक का नाम है डायरेक्टिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम है डायरेक्टिंग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर बहुत बच्चों को नहीं पता था। क्या था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे एक्चुअल में वर्क डन होता है, काम होता है, जहां पे एक्चुअल में काम होता है। प्लानिंग में तो काम बस प्लानिंग हो, ये काम नहीं होया कोई भी। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, काम कहाँ होया? काम जो आपका होता है एक्चुअल वर्क डन आर हैपन इन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल वर्क डन कहाँ होता है आपका? एक्चुअल वर्क डन होता है आपका डायरेक्टिंग चैप्टर में, डायरेक्शन चैप्टर में। ठीक है, अब इसकी मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों डायरेक्टिंग का मतलब होता है मीन्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना बिजनेस के अंदर कि आपको करना क्या है। एंड उसके बाद सीइंग दैट, ये देखना कि दे डू इट इन दी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, क्या वो अपने बेस्ट एबिलिटी से उसको कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो लोगों को बताना, एम्प्लॉयज़ को बताना कि आपको ये काम करना है, ये काम उनको देना। ठीक है, उसके बाद ये चेक करना कि क्या उस काम को वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों केवल इतना ही नहीं होता है डायरेक्टिंग के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि डायरेक्टिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, केवल यही नहीं कि उनको बताना कि करना क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला इंश्योरिंग दैट दे नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द मिनिमम इन ईच सिचुएशन, मिनिमम हमको उनसे इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हमने उनको काम दे दिया तो अब हमको उनसे मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कैसे काम को करें। ठीक है, मतलब एक बिजनेसमैन की एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भैया आप इस काम को इस तरीके से करो, तो ये हो गया। उसके बाद हेल्पिंग दम टू इम्प्रूव देयर स्किल, उनको मदद करना कि वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद इट इंक्लूड्स दी डेवलपमेंट ऑफ गुड मोराल, उनके अंदर जो उनके आत्मविश्वास को भरना। एंड इंश्योर करना दैट सबऑर्डिनेट वांट टू डू देयर बेस्ट, जिससे कि वो अपने काम को बेस्ट तरीके से करे, केवल काम को दिखाने की ना करे, काम को बेस्ट तरीके से करे। तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि उनको बताना कि आपको काम क्या करना है, फिर ये देखना कि कैसे वो काम को कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं। अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना, एंड क्या बोलते हैं, जिससे कि वो काम को सही तरीके से कर सकें। ये भी डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है, बात समझे। केवल ये नहीं कि उनको कह दिया कि भैया आपको ये काम करना है, बस नहीं, काम कैसे करना है, नहीं कर पाया है तो उसको बताना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन टॉपिक भी इसी के अंदर आता है। लीड करना उनको, ठीक है, आगे बढ़ चल के काम को करके दिखाना, सुपरवाइज करना, और कोई दिक्कत हो तो कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो एक्चुअली में ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो मीनिंग गलत हो गई है तो इसको ठीक करना आप लोग। ठीक है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग है, यहाँ पे स्टाफिंग लिख गया है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों फीचर ऑफ डायरेक्टिंग का क्या क्या फीचर है यहाँ पे देखो। पहला है डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ये तो पता ही है, ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब बार बार बताना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, आज ये काम, आज वो काम, फिर चेक करना पड़ता है काम सही से हो रहा है कि नहीं, एक बार बताने से नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल दी मैनेजर, जितने मैनेजर होते हैं सब लोग डायरेक्शन करते हैं, सब लोग। ठीक है, डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड ऑर्गेनाइज फंक्शन, ये एक ऑर्गेनाइज फंक्शन होता है। ठीक है ना, एक्शन होता है, इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है कि कैसे काम करवाना है, अपने मन से नहीं, कैसे, कोई एक लॉजिक होगा, सिस्टमैटिक तरीका होगा। ठीक है, डायरेक्टिंग इज द इसेंस ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काम हो रहा है, उसके ये बहुत जो है काम
सही से तभी होगा जब सही से उनको डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव मैनेजरियल फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है, जो हर जगह टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग जो होता है टॉप से बॉटम होता है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से नीचे तरफ आता है। और ये एक ह्यूमन एलिमेंट है, मतलब किसको डायरेक्शन दोगे, इंसान को दोगे ना। कंप्यूटर को तो हम लोग इनपुट देंगे, वो आउटपुट निकालेगा, इंसानों को, इसी इसको ह्यूमन एलिमेंट भी कहा गया है, ठीक है। ये फीचर्स आपको याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या फायदे होते हैं डायरेक्टिंग के, तो इसको भी देख लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग इज एन इसेंस ऑफ ऑपरेशन। डायरेक्टिंग क्या है, इसेंस ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कि एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जरूरी है। एंड इसेंस ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन, जितने बाकी फंक्शंस हैं उनके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनका कोई फायदा नहीं होगा अगर डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, ये एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर होती है, ठीक है। अटेनिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी बनी है, एक ठहराव है, बैलेंस में काम हो डायरेक्शन के कारण। डेवलपिंग फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर में अच्छे अच्छे मैनेजर हमको मिले, ठीक है, ये डायरेक्शन से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं फीचर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स। दोस्तों एलिमेंट्स का मतलब होता है डायरेक्टिंग 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला बना है सुपरविजन से, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन। अपने आप में ये एक चैप्टर है, अपने आप में क्या है, ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। सुपरविजन को सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस से हटा दिया है, पर अपने को मतलब नहीं, अपने को तो पढ़ना है। सुपरविजन इज अ फंक्शन showing that work is being done accordance with the plan and instruction। सुपरविजन इस बात का ध्यान रखता है कि काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं, जो प्लान था, जो इंस्ट्रक्शन थे, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। जस्ट एआई का सुपरवाइजर, ठीक है ना, वो सुपरवाइज करता है चीज़ों को कि काम जो है प्लान के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो सुपरविजन डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है, डायरेक्शन के अंदर सुपरविजन किया जाता है। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि काम को वो अच्छे से कर सके, लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, मतलब उनके बिहेवियर को चेंज करना जिससे कि जो बिजनेस का डिजायर्ड गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करते हैं। एंड एक इंसान मोटिवेट होगा तभी तो काम करेगा ना, तो मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो मोटिवेशन करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना टाइम टू टाइम। उसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, हर एक इंसान पहले किसी न किसी के अंडर काम करता है, फिर क्या बोलते हैं, जिसके अंडर काम करा वो उसको लीडर मानता है। जैसे पूरा इंडिया जो है आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में काम कर रही है, ठीक है ना, पूरा इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट हैं सब लोग, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर भी आप किसी लीडर के नीचे काम करते होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, लीडरशिप इज ए एबिलिटी, किसी इंसान की एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर देता है। मतलब कि लीडरशिप एक इंसान की खासियत होती है जिसकी मदद से वो दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर देता है, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन। हम लोग अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस दो लोगों के या उससे ज़्यादा के बीच में एक्सचेंज करते हैं। बिजनेस के अंदर सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत ही नहीं होगी, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन एक्सचेंज नहीं होगा, तब काम कैसे होगा। तो भैया ये आप लोग याद रख लो, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, आपका डायरेक्टिंग बनता है, ठीक है। अब पढ़ने जाए पहला टॉपिक जिसका नाम है सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सुपर प्लस विजन, ठीक है ना। तो ओवर द आर्ट ऑफ सीइंग, सुपर मतलब क्या, अब हटा दो, विजन मतलब होता है सुपर, ओवर द आर्ट ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऊपर से जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, एक कला जिसमें हम लोग किसी चीज़ों को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। सुपरविजन एक प्रोसेस होता है ओवर सीइंग दी वर्क को ऊपर से, मतलब ओवर सी मतलब ऊपर से उसको देखना, ऑफ अ सबऑर्डिनेट बाय हिज सुपीरियर, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के काम को ऊपर से देख वो काम को कैसे कर रहा है, तो इसको कहते हैं सुपरविजन, ठीक है ना। कितना आसान है दोस्तों। तो सुपरविजन का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना एम्प्लॉय को जब वो परफॉर्म कर रहा है अपने जॉब को एक बिजनेस के अंदर। तो सुपरविजन का इसका मतलब बहुत लोग डायरेक्टिंग समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सुपरविजन का मतलब होता है
इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना एम्प्लॉय को जब वो अपने काम को बिजनेस के अंदर जो दिया गया है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड, ये एम्प्लॉय को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम्प्लॉय का आत्मविश्वास बढ़ाता है, फीडबैक भी मिलता है उससे कि भैया काम कैसा हो, या फीडबैक मिलता है ना उसको अच्छे से, उसके बाद वो खुद भी देगा फीडबैक की उसको क्या दिक्कत है। इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उसकी इंश्योरिटी, हाँ सही से मिल गया, समझ में आ गया। ठीक है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमेट तो कॉमन है जी, हर जगह आ जाता है। टारगेट टाइम पे अचीव होगा कि नहीं ये सुपरविजन कंफर्म कर देता है। चीज़ों को काम दिया गया, उसका सुपरवाइज किया तो काम टाइम पे होगा कि नहीं ये सुपरविजन बता देगा। प्रोवाइड ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग भी देना, और डिसिप्लिन, कायदे में रख काम करना। तो सुपरविजन की मदद से इतने सारे फायदे भी होते हैं और ये इसका मीनिंग है। तो सुपरविजन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ध्यान रखना। अब आता है मोटिवेशन, जो कि अपने आप में ही एक चैप्टर है, अब ध्यान से पढ़ेंगे बहुत गहराई से। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बिजनेस के अंदर जिसके अंदर कंपनी के मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो काम को और अच्छे तरीके से करे। एक मोटिवेटेड इंसान, जिसका आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान ज़्यादा मेहनत से काम करेगा एज कंपेरिजन टू डीमोटिवेटेड इंसान। तो भैया कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड ना रहे। तो ठीक है, मतलब कि सिंपल भाषा में बात करें तो मोटिवेशन एक तरीका होता है जिससे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज किया जाता है जिससे कि उनसे जो हम लोग चाहते हैं वो करवा सकें। ठीक है, तो मोटिवेशन रिफर टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टिमुलेट करते हैं पीपुल को, लोगों को, मतलब चेंज करते हैं द पीपुल टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम हिम, जिससे कि हमको उनसे जो रिजल्ट चाहिए, जो नतीजा चाहिए वो निकाल सके। उनको मोटिवेट कर देंगे तो होगा क्या, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, वो लगन से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे तो बिजनेस का गोल अचीव होगा। तो मोटिवेशन इज द डिजायर विद इन एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट हिम और हर एक्शन। एक इंसान मोटिवेट होगा तो वो मोटिवेशन उसको काम करने में मदद करेगी। ठीक है ना, तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच इंड्यूस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंसान के बिहेवियर को इंड्यूस करता है और चेंज करता है। ठीक है ना, मोटिवेशन पॉजिटिव होता है दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन मानेंगे जिससे कि एक इंसान काम को और बेहतर करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजर इंड्यूस द बिहेवियर ऑफ अ एम्प्लॉय। मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को इंड्यूस करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। तरीका बहुत सारा हो सकता है, उसको ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करके, अच्छा काम देके, या फिर किसी भी तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए दोस्तों। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, क्योंकि एक इंसान को मोटिवेट करना उसके दिमाग से कनेक्टेड है। मान लो कि घर में भैया उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई है, आया है उदास होकर बैठा हुआ है, अब उसको काम नहीं कराया है, तो कंपनी के मैनेजर को थोड़ी ना पता कि क्या दिक्कत है, उसको घर में उसकी बीवी से झगड़ा हो गया है। तो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, दिमाग से कनेक्टेड है, तो समझना पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक का मतलब होता है एक इंसान कभी भी आधा अधूरा मोटिवेट नहीं होगा, होगा तो टोटलिटी में होगा, इसीलिए उसको होलिस्टिक कहा गया है। कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि एक बार मोटिवेट हो गए तो मोटिवेट हमेशा रहोगे, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। और नीड बेस्ड कंसेप्ट, मतलब इंसान की नीड के हिसाब से उसको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है ना, गोल ओरिएंटेड, मोटिवेट करने से, मोटिवेशन हमेशा किसी ना किसी गोल को अचीव करने की होती है। आप मोटिवेट हो गए तो हमेशा एक गोल को अचीव करना चाहोगे। ठीक है, मोटिवेट करने के ये फाइनेंशियल, पैसे से भी कर सकते हो और बिना पैसे की मदद से भी, चीज़ों से भी मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव भी होता है और इंटेंसिव। इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब होता है बिजनेस के अंदर भी मोटिवेट कर सकते हैं, बिजनेस के बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोटिवेट किया, मतलब अंदर से और बाहर से। एक इंसान अंदर से मोटिवेटेड है, एक इंसान बाहर से मोटिवेटेड है, तो दोनों तरह से हो सकता है। मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है, एक इंसान की खुद की फीलिंग, मैं बहुत सुबह से खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा, तो ये एक इंसान की अंदरूनी फीलिंग होती है कि वो मोटिवेटेड है कि नहीं है। आप चाहोगे तो कभी कभी दुखी हो जाओगे, बेफालतू का कोई रीज़न नहीं होगा, तो ये आप इंटरनली फील कर रहे हो ना। तो मोटिवेशन भी एक इंटरनल फीलिंग होती है, कभी कभी खुद से आती है। मोटिवेशन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन की मोटिवेशन अलग अलग होती है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है। एक बच्चा क्लास में 99% पाया, वो डिमोटिवेटेड है कि क्योंकि उसका 1% कम आया। एक बच्चा 70% पाया, वो मोटिवेटेड है कि वो पास हो गया। देखो क्या चीज़ें हैं। मोटिवेशन डिफिकल्ट टू, इसको समझना, पढ़ना बहुत कठिन काम है।
मोटिवेशन मे नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन हो जाओगे, मोटिवेट हो जाएंगे तो जो चाहते हैं वो हो ही जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना। मोटिवेशन इन्वॉल्व चेन ऑफ रिएक्शन। अगर एक इंसान मोटिवेट होता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर देता है। एक मोटिवेटेड इंसान बहुत सारे लोगों को चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे और भी लोग मोटिवेट हो जाएंगे। पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी नॉट इन पार्ट्स। एक इंसान टोटलिटी मोटिवेट होता है, पार्ट्स में मोटिवेट, आधा अधूरा मोटिवेट नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ है, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो भैया इतने 16 पॉइंट हैं, आपने देखा ही नहीं होगा इतने सारे पॉइंट्स, कोई बात नहीं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसमें आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन से फायदा क्या क्या पहुंचता है, मोटिवेशन से क्या क्या फायदा पहुंचता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों पहला फायदा है हेल्प्स इन दी बेटर प्रोडक्टिविटी। एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और अच्छे से काम करता है। लो एम्प्लॉय टर्नओवर, नौकरी छोड़ के लोग कम जाते हैं। एम्प्लॉय का टर्नओवर मतलब होता है इन एंड आउट ऑफ एम्प्लॉय, कितना आया है कितना जा रहा है। तो बार बार आएंगे बार बार जाएंगे नौकरी छोड़ के, तो कंपनी को दिक्कत होती है, क्योंकि कंपनी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है उनके ऊपर, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर एक मोटिवेटेड इंसान रहेगा तो बार बार टर्नओवर नहीं करेगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाएगा। टर्नओवर मतलब कि बार बार नौकरी छोड़ के जाना और आना, ठीक है। मोटिवेशन मोड एटीट्यूड, मोटिवेशन इंसान के एटीट्यूड को बदल देता है, ठीक है। और एटीट्यूड को चेंज करना बहुत कठिन काम होता है। मोटिवेशन हेल्प्स इन द इंट्रोड्यूस चेंज। कोई भी बदलाव लेके आना है तो मोटिवेशन, उसको मोटिवेट कर दो, फिर वो चेंज आ जाएगा। रिड्यूस अपसेंटिज्म, बिजनेस के अंदर अपसेंट लोग जो अपसेंट मारते हैं ना, आज काम पे नहीं आते हैं, सर तबीयत खराब है, सर दर्द है, पार्टी करेंगे दूसरे सैटरडे को और मंडे को कहेंगे सर सरद कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या बोलते हैं, अपसेंटिज्म को कम करने के लिए मोटिवेशन बहुत काम आता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टैलेंट, भैया एक क्रिएटिव टैलेंट को क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन बहुत कारगर साबित हुआ है, ठीक है। अब मोटिवेशन की कमियां, भैया मोटिवेशन की क्या क्या कमियां होती हैं, लिमिटेशंस, बुराई कह लो, कमी कह लो, सब कह लो, जो भी है अब यहाँ पे है। नो कैजुअल कनेक्शन, भैया मोटिवेशन का काम से कोई मतलब, एक इंसान बहुत मोटिवेटेड है तब भी उसको काम करने का मन नहीं किया, मतलब बहुत मोटिवेटेड है, कोई भी कनेक्शन नहीं है उसके वर्क से, ऐसा कहा गया है। क्योंकि बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं बट उनको काम से कोई मतलब नहीं है। डिफिकल्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ सूटेबल मोटिवेटर है, मोटिवेट करने के लिए भैया किससे मोटिवेट किया जाए, कौन करेगा मोटिवेट, उसको चूज करना। विवेक बिंद्या को बुला के लेके आओगे, विवेक बिंद्या को बताओ किसको बुला के लेके आओगे, कौन करेगा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्या, सोनू शर्मा। तो सूटेबल मोटिवेटर को चूज करना बहुत कठिन काम है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट करना भी है तो मोटिवेट करे किस चीज़ से, रिसोर्सेज की कमी है। यूनियन अपोजिशन, अगर आप वर्करों को मोटिवेट करोगे ना, वर्कर को लेबर को, तो वो कहेंगे भैया क्यों मोटिवेट कर रही है कंपनी, क्या बात है, तो वो अपोज करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा चीज़ भी करो, जैसे आप घर बैठे हो, पापा बोले बेटा चलो तुमको हम क्या बोलते हैं PS4 दिया देते हैं, चलो तुम PS4 खेलो, तो अब आपको शक होगा ना कि पापा अचानक से PS4 दिलाने को क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है कि जब कोई चीज़ सही में भी करो तो लोग अपोज करने लगते हैं। सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लोग कभी कभी, एक इंसान अगर फ्रस्ट्रेट है, अगर वो किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट है, तब उसको आप मोटिवेट कैसे कर लोगे। मान लो कि आपका दोस्त है, क्लास 12 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अब बेचारे का गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, क्या वो उससे बात नहीं कर रही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, आप उसको मोटिवेट करो कि बेटा 12th का एग्जाम है, पढ़ाई कर लो, ये है दोस्त, वो ये दोस्त में बेटा बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, तो पढ़ाई कर लो। बट होता क्या है कि वो फ्रस्ट्रेट है, गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया बेचारे को, तो वो कहाँ से मोटिवेट होगा, तो ये मोटिवेशन की कमी है, तब मोटिवेट नहीं होगा वो। एम्प्लॉय डाउट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, एम्प्लॉय जो है मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी के ऊपर शक करने लगता है कि क्यों कंपनी इतना मेहरबान हो रही है, हम लोगों को मोटिवेट कर सकता, कुछ तो दाय में काया है, ठीक है। क्या पता मोटिवेट करके हमको और काम करवाए, बोले कि भैया और काम करो, तो ये भी होता है। ये सारी कमियां हैं, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों मोटिवेशन करने का प्रोसेस भी होता है, एक इंसान को अगर मोटिवेट करना है तो देखो प्रोसेस होता है, ये आप सीख जाओगे, आप किसी को मोटिवेट कर लोगे। सबसे पहले देखो, एक होगी अनसेटिस्फाइड नीड, आपकी कोई नीड होगी जो अनसेटिस्फाइड होगी, जो कि आपकी नीड मतलब आपकी ज़रूरत है, इच्छा है, एंड वो अनसेटिस्फाइड है, तो अब क्या होगा, अब आपको टेंशन होगी। आपको जब आपकी कोई नीड कोई इच्छा अनसेटिस्फाइड होगी तो आपको टेंशन होगी। अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन इन द माइंड्स ऑफ पर्सन, उसके आपके माइंड में टेंशन होगा, ठीक है। टेंशन जब हो तो आप ड्राइव करोगे, ड्राइव का मतलब होता है टेंशन क्रिएट ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल। अब ड्राइव का मतलब होता है अब आप लोग आइडेंटिफाई करोगे वो चीज़ें जिससे आप लोग अपने हैव टू सेटिस्फाई, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों, हैव टू सेटिस्फाई।
अब आप लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को ढूंढोगे कि कैसे आप लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें सर्च की, समझे। पहले आपको एक अनसेटिस्फाइड नीड थी, आपको फिर टेंशन हो गई, टेंशन हुई आपको, टेंशन के बाद आपने डाइव किया, टेंशन किए, डाइव विद इन एन इंडिविजुअल नीड टू आइडेंटिफाई। आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। अब चीज़ों को सर्च करोगे, ठीक है, उसके बाद आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करोगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और आप मोटिवेट हो जाओगे। सिंपल बात समझ आ गया, इतना आसान है, ठीक है। फिर से समझो एक बात को कि पहले आपको कोई नीड आपकी अनसेटिस्फाइड होगी, आपका कोई नीड होगा, ज़रूरत होगी जो बहुत अनसेटिस्फाइड है, तो आप उसको क्या करोगे, ढूंढोगे। मतलब नीड जब अनसेटिस्फाइड होगी तो आपको टेंशन होगी, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, टेंशन होगी। अब जब टेंशन होगी, यहाँ पे देखो नीड अनसेटिस्फाइड है, आपको टेंशन होना स्टार्ट हो गया, भैया टेंशन है, कैसे माइंड में एकदम टेंशन हो गया। फिर क्या करोगे, आपको जो टेंशन थी, अब आपका माइंड में टेंशन, आपको माइंड आपका क्या करेगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है ना। ये सेफ्टी नहीं, सेटिस्फाई है, ठीक है। उसके बाद आप सर्च बिहेवियर है, आप वो सारा तरीका खोज डालोगे जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर एक अच्छे तरीके से आप अपने आप को सेटिस्फाई, नीड को सेटिस्फाई कर लोगे, फिर आपका टेंशन खत्म, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ देता है कि कौन सा मोटिवेशन का प्रोसेस का पॉइंट है, कौन सा नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, याद करिए ना। अब दोस्तों आता है इंसेंटिव, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव दोस्तों, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब होता है वो सारे तरीके विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, वो तरीका जिससे कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, वो सारे मेजर्स। तो भैया मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है बिना पैसे के, और फाइनेंशियल मतलब पैसा दे के, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब पैसा दे के, पैसे के टाइम में, और नॉन फाइनेंशियल मतलब बिना पैसा दिए। तो इंसेंटिव विच आर डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, जो सीधे पैसे के फॉर्म में होता है या फिर मनी के टाइम में जिसको हम लोग नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। और इंसेंटिव विच आर नॉट डायरेक्ट मॉनी, जिसका डायरेक्टली आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब कि पैसे या पैसे वाली चीज़ों की मदद से अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो जाएगा, और बिना पैसे वाली चीज़ों की मदद से मोटिवेट करते हो तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो जाएगा। पूछता है एग्जाम में, तो आपको पूछेगा कौन सा इंसेंटिव है, कौन सा फाइनेंशियल है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल है। पहला, सेटिस्फाई बेसिक साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या करता है, फाइनेंशियल जो इंसेंटिव होता है वो इंसान की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करता है, ठीक है, बेसिक चीज़ों को, रोटी कपड़े मकान को पूरा करता है। और जो नॉन फाइनेंशियल है ये इंसान की सोशल और इमोशनल नीड को पूरा करता है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में आता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करता है, रोटी का पैसा मिलेगा तभी तो रोटी कपड़ा मकान घर खरीदोगे ना, और ये सोशल और इमोशनल नीड को पूरा करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत, ठीक है, ध्यान दो। अब दोस्तों पे एंड अलाउंस, मतलब जो इसको तनख्वाह मिल जाए, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगा तो मोटिवेटेड रहेगा। बोनस मतलब काम के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, बोनस दिवाली हुई, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोनस बोलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अगर आप मेरा इतना सामान बिकवा रहे हो तो हम आपको इसमें प्रॉफिट देंगे। एक कंपनी मान लो कि पेन बेच रही है और अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि अगर आप पेन बिकवाओगे तो आपको हम उस अपने बिजनेस में प्रॉफिट देंगे, तो सीधे सीधे प्रॉफिट शेयरिंग मतलब पैसे के टाइम में बेनिफिट मिल जाए। को पार्टनरशिप, ठीक है, को पार्टनरशिप मतलब किसी मैनेजर को पार्टनर ही बनाए ना बिजनेस का, कि भैया आपको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बना देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग में होता क्या है कि अगर एक पेन को बेचने पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या देगी, आप इस पेन को बेचो, हम आपको 1 रुपये का प्रॉफिट सीधे सीधे देंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, कंपनी सीधे प्रॉफिट ही सैलरी तो देगी, प्रॉफिट भी देगी। पार्टनरशिप में सीधे पार्टनर ही बनाए ना उसको, जब पार्टनर बनाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा ना, पार्टनर को पैसा ज़्यादा मिलता है एज अ एम्प्लॉय के कंपेरिजन में। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है जैसे कि आपका पेंशन वेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद परक्यूजिट, दोस्तों परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट मतलब कि वो सारी चीज़ें जो कि एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि पैसे के टाइम में होती हैं। बेनिफिट विच आर इन टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, मनी, जो कि एम्प्लॉय को दी जाती हैं, जैसे कार की फैसिलिटी, लंच की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, आपको एम्प्लॉय को दिया जाता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय को, बेचू के जितने भी एम्प्लॉय उनको क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, या IBI फैसिलिटी दी गई है, हाउसिंग फैसिलिटी दी गई है। तो ये सब पैसे, इसका पैसा लगता है ना भैया, तो ये हो गया। एंड अपना एंडिंग में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, जितना काम करोगे
उतना पैसा देंगे, ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा, बात खत्म। अब दोस्तों स्टेटस, ये क्या है, बिना पैसा दिए मोटिवेट कर देना। एक एम्प्लॉय, एक कुछ चाहते हैं कि मेरा स्टेटस ऐसा होना चाहिए, तो स्टेटस के ये होता है क्या है दोस्तों कि उनको क्या बोलते हैं, अगर अच्छे जॉब की प्रोफाइल दे दोगे, पैसा मत दो, जॉब अच्छा दे दो, तो भैया उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कुछ लोग होते हैं कि भैया हमको पैसा भले कम दो बट काम करना है गूगल में एग्जाम, क्योंकि गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पे आप खा आए हो, पी आए हो, घर के कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जैसा भी इंजॉय कर है। तो कुछ लोगों को बिजनेस के क्लाइमेट से मतलब होता है, वो अगर वैसा जॉब पा जाएंगे तो मोटिवेटेड ही जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ पे कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे आगे बढ़ने का स्कोप हो, वो ऐसा ना कि मैनेजर ही बने जाएँ। तो अगर वो उस कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, पैसा भले कम है, तो तभी वो मोटिवेटेड रहेंगे। जॉब इनिशमेंट, जॉब इनिशमेंट एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे एम्प्लॉय की जॉब की पोजीशन को इंक्रीज कर देते हैं। पैसे जूनियर मैनेजर था सीनियर मैनेजर बना देंगे बट पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मतलब कि विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, आप पोजीशन को तो बढ़ा दिए, अथॉरिटी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो ये पूछता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने एम्प्लॉय को क्या किया, एम्प्लॉय की क्या बोलते हैं पोजीशन तो बढ़ा दी बट सैलरी नहीं बढ़ाया, तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की नीड होती है भैया हम सीनियर मैनेजर बने, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, कुछ लोगों को टेम्पोररी थे आपने परमानेंट कर दिया तो वो मोटिवेट हो गए। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, आप जब भी डोमिनोज मैकडॉनल्ड में जाओगे तो लिखा होता है स्टार एम्प्लॉय ऑफ द वीक, जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसकी फोटो लगा देते हैं, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। पैसा नहीं दिए बस एक तो फोटो लगा दिए, ताई बजवा दिए मंथ के एंड में, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ठीक है। ओके, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, भैया आपने एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करवाया, क्या करवाया, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करवाया किसी काम के अंदर, तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। एम्प्लॉय को एम्पावर किया, मतलब आपने उसको डिसीजन लेने की ताकत होकर दी, तो वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, यहाँ पॉइंट्स थे, यहाँ पे उसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ये आपका काम है, आपको रीडिंग मारना है। नीचे देखो मैंने ये भी याद रखना कौन सा फाइनेंशियल के अंदर आता है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको आराम से पढ़ना, डिटेल डिस्कशन करिए, ठीक है। सही डी ए मतलब DINS अलायंस, अदर अलायंस, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, बहुत दिक्कत की बात है कि आप लोगों को एक ही थ्योरी के बारे में पता है बट एग्जाम में बहुत सारी थ्योरी से पूछता है क्वेश्चन। मोटिवेशन की देखो यहाँ पे 10 थ्योरी हैं, तो कौन सी थ्योरी किसने दी है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको थ्योरी का नाम ही याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, पहला है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, सबसे पुरानी थ्योरी यही है जिसको जेरेमी बेनेथन ने दिया है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ठीक है। ये मोटिवेशन की ही थ्योरी है, आपको याद रखना होगा। मैस्लो नीड हियाची थ्योरी जो कि AH मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है, ये याद रखना आपको। हेजलबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी या फिर जिसको हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, जिसको फ्रेडरिक हेजलबर्ग ने दिया है, पूछा गया है। ये तीनों थ्योरी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, मतलब कि 10 की 10 थ्योरी के एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी है और किसने दी है। एंड ये सब की सब थ्योरी मोटिवेशन की थ्योरी है, मतलब कैसे इंसान को मोटिवेट किया जाए उसकी थ्योरी है। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी जेरेमी बेनेथन, मैस्लो नीड हियाची थ्योरी AH मैस्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजलबर्ग या फिर 2 फैक्टर थ्योरी जिसको हम लोग हाइजीन थ्योरी कहते हैं, फ्रेडरिक हेजलबर्ग, इंपॉर्टेंट है। मैकग्रेगर थ्योरी X एंड थ्योरी Y, इसके अंदर जो थ्योरी है जिसको डगलस मैकग्रेगर ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी Z जो कि मोटिवेशन की थ्योरी है, विलियम आउची, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है ना। ये सब कंफ्यूज कर, देखो हेजलबर्ग मैकग्रेगर नाम कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, व्यूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसको विक्टर H व्यूम ने दिया है। पोर्टर एंड रॉय मॉडल जिसको पोर्टर और रॉय ने दिया है। इक्विटी थ्योरी जे स्टैक एडम्स, जे स्टैकी, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करो, थोड़ा सा स्पेलिंग गलती है, STAC, जे स्टैकी एडम्स, STACKY, स्टैकी एडम्स, ठीक है, स्पेलिंग ठीक करिए इसको। उसके बाद ERG थ्योरी जिसको केटन एड फेगर ने दिया है, और गोल सर्टिन थ्योरी जिसको एडविन लॉकी ने दिया है। तो लॉकी सब्जी वाला लॉकी नहीं है, नाम ही इसका है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी किसने दिया है, BCom के बच्चे पूरा याद करेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दिया है, MCom के बच्चे तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला थ्योरी है आपका कैरेट एंड स्टिक थ्योरी जिसको जेरेमी बेनेथन ने दिया है।
ठीक है ना, किसने दिया है, जेरेमी बेनेथन ने। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो पहला क्वेश्चन यही पूछ देगा कि विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, गिवन बाय जेरेमी बेनेथन, जिसमें ये एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी है। यहाँ पे रिवॉर्ड की बात होती है, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और पनिशमेंट देने की बात होती है। ये बहुत ही फेमस कहानी के ऊपर बेस्ड है। टू मेक डंकी मूव ऑन मस्ट पुट ए कैरेट, एक गधा था, गधे के आगे कैरेट रख दिया गया था, ठीक है, कैरेट दिया तो कैरेट को खाने के चक्कर में वो आगे बढ़ रहा था, अगर नहीं बढ़े आगे तो पीछे स्टिक से उसको मारते थे, ठीक है। तो ये थी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ठीक है। ये मोटिवेट करने की भी थी और आपको पनिशमेंट भी थी। तो आपसे पूछता है कि भैया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी कौन सी थ्योरी है, ठीक है, तो यही थ्योरी है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ठीक है ना, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, याद रखना इसको। जेरेमी बेनेथन ने दिया है, पूछता एग्जाम है, ठीक है। अब दोस्तों मैसियो-नीड हियाची थ्योरी, मैसियो-नीड हियाची थ्योरी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थ्योरी आपकी है, ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी आपकी दी है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड एक्सेप्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। गिवन बाय एच मैसियो इन 1943, ये पूछा गया है, एच मैसियो ने दी है, एंड इसको हियाची थ्योरी भी बोलते हैं, एच मैसियो ने दी है, एंड ये 1943 में आई थी। एडवांस्ड एंड सिस्टमैटिक, ये बहुत एडवांस है, सिस्टमैटिक है। कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड, मतलब इंसान की नीड को बहुत गहराई से समझा गया है। एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ नीड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ये बताया गया है कि इंसान की नीड कैसे उसके बिहेवियर को बदलती हैं या फिर चेंज करती हैं। आप इंसान की नीड को सेटिस्फाई करते जाओगे और इंसान मोटिवेट होता जाएगा, ठीक है। अब मैसियो की जो नीड है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि मैसियो की नीड कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, 5 कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, पहला जो नीड है वो है साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड। अब बात समझना, एच मैसियो जी ने बोला, अब यहाँ मैसियो ने बोला कि भैया इंसान की 5 तरह की नीड होती है, उसको सेटिस्फाई करते चलो एक एक नीड को, वो इंसान मोटिवेट होता जाएगा, ठीक है। तो पहला था साइकोलॉजिकल नीड, इसमें क्या था, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड रिलेटेड टू दी सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, जो कि इंसान के सर्वाइवल और मेंटेनेंस की बात करता है, क्योंकि इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, सब कुछ मिलता है, अपनी लाइफ की नेसेसिटीज़ को वो क्या कर सके, पूरा कर सके। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है आपकी इंसान की सबसे पहली नीड। एक इंसान चाहता है कि भैया उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो उसको मिलता है, ठीक है। तो हेनरी फ्योर ने इसको सीक्वेंस में रखना, ऊपर नीचे मत करना। पहला साइकोलॉजिकल नीड है, दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें क्या होता है कि एक इंसान की पहले साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गई, एक इंसान की पहले रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो दूसरी नीड की तरफ जाएगा, कहेगा भैया उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है। वंस बेसिक नीड इज सेटिस्फाइड, तब वो क्या करेगा, अनदर उसकी दूसरी नीड आएगी, जिसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसके अंदर वो चाहता है कि भैया उसको फिजिकल और इमोशनल हार्म ना हो, फिजिकल मतलब कि कोई मारे पीटे ना, कोई झगड़ा ना हो, और इमोशनली वो खुश रहे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाएगा, अपने बैंक में पैसा जब डिपॉजिट करके रखेगा, पेंशन में पैसा लगा के रखेगा, एंड सोचेगा कि पब्लिक सेक्टर के अंदर परमानेंट जॉब मिल जाए। तो ये सब तरीका है जिससे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर सकता है। पैसा होगा तो टेंशन नहीं है, गार्ड और रखिएगा, ठीक है। तो भैया पहला नीड सेटिस्फाइड हुआ, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाइड हुआ, अब आएगा वो तीसरे नीड की तरफ, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, ठीक है, लगता है ऑटो करेक्शन हो गया है, ठीक है ना, अफिलिएशन, ठीक है ना, अफिलिएशन बिलोंगिंग नीड, या फिर जिसको सोशल नीड भी कहते हैं, जिसको सोशल नीड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहता है, आपके यहाँ पे देखो 2 नीड सेटिस्फाइड हो गई, तीसरी नीड है अफिलिएशन बिलोंगिंग नीड, जिसको सोशल नीड कहते हैं, सामाजिक नीड। अ मैन इज अ सोशल एनिमल, एक इंसान क्या है, सामाजिक जानवर है, ठीक है। ही डिज़ायर टू मीट एंड मिक्स विद द अदर मेंबर, वो दूसरों के साथ में जाता है, मिलता है, उनके साथ में रहता है, सोसाइटी में रहता है, आपस में लोगों के साथ में जाना पड़ता है। तो ही वॉन्ट्स टू लव अदर एंड लव्ड बाय अदर, तो वो चाहेगा कि वो भी लोगों को प्यार करे और लोग भी उसको प्यार करें। मतलब प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, लोगों से मतलब कि लोगों उसको जाने पहचाने, ये सब चीज़ें हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप की बात होती है कि भैया उसकी लाइफ में उसका लव हो, अफेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो ये नीड होती है इंसान की। अगर ये नीड पूरी नहीं होगी तो भैया वो डीमोटिवेटेड रहेगा। तो भैया एच मैसियो ने कहा कि भैया एक इंसान की पहले साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करो, फिर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड को पूरा करो, फिर उसकी अफिलिएशन बिलोंगिंग नीड, जिसको सोशल नीड कहते हैं, उसको पूरा करो, ठीक है। अब जब ये भी हो जाए तो इगोइस्टिक नीड, जिसको स्टीम नीड भी कहते हैं, ये क्या होती है, अब सुनो। वंस अ पर्सन मिक्सेस विद, जब एक इंसान
सोसाइटी के साथ में मिक्स हो जाए, मतलब कि तीसरी नीड पूरी हो जाए। ही ट्राई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दी सुपीरियर कंपेयर टू अदर, वो अपने आप को क्या बोलते हैं बचाना चाहता है लोगों से, मतलब कि वो मतलब ईगोइस्टिक नीड, अपनी स्टीम मतलब क्या लोगों से वो अलग करना चाहता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है कि भैया हम ज़्यादा अच्छे हैं लोगों से। इसके वो क्या करेगा, ही वियर कॉस्टली, महंगे कपड़े पहनेगा, ज्वेलरीज रखेगा, एक्सपेंसिव घर में रहेगा, वेटर को टिप दे देगा, ठीक है, एंड लग्जरी कारों में घूमेगा। तो ये सब भी एक नीड होती है इंसान की, ठीक है। वो नीड पूरी नहीं होगी तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। मतलब एक इंसान की अगर एज मैस्लो के हिसाब से बेसिक नीड पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, फिर वो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की तरफ जाएगा, वो भी हो गया, फिर अफेक्शन बिलोंगिंग नीड जाएगा, वो भी हो गया, फिर वो इगोइस्टिक नीड पे आएगा, ये नीड पूरी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये नीड क्या कहती है एक इंसान को, ठीक है, दिस नीड ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी प्रेज करें, कहें हाँ ये क्या इंसान है भाई, गजब, इसके पास पैसा बहुत है, स्टेटस, प्रेस्टीज, नाम, इज्जत, ठीक है ना, ओके। देखो यहाँ पे रेपुटेशन, प्रेस्टीज, लोग उसको पहचाने, उसके काम की सराहना करें, अप्रिसिएट करें, ठीक है। तो लोग एक इंसान की नीड होती है, ठीक है, ओके। अब आता दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो कि आपकी आखिरी नीड होती है, ये बहुत ही स्पेशल नीड होती है, मतलब कि सब नीड पूरी हो गई। अब एक इंसान जो अपने लाइफ में बनना चाहता है, अगर वो बन जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसको दुनिया से मतलब नहीं है, वो जो चाहता था अपनी लाइफ में वो बन गया है, तब उसकी नीड पूरी होगी। सपोज आप चाहते थे कि आप सिंगर बन जाओ, बट एक कंपनी में अकाउंटेंट बने हुए हो, तो कभी भी आपकी ये नीड पूरी नहीं होगी। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है मैस्लो की नीड हिरार्ची में। एट दिस स्टेज नीड ही डज नॉट केयर व्हाट अदर आर डूइंग और सेइंग, यो क्या क्या है या ये क्या बोला उसको मतलब नहीं है। हिज मिशन, इसका मतलब होता है, इसका मिशन ये है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाए, ठीक है ना, एंड अपना 100% दे इफर्ट अपने गोल को अचीव करने में। सच पर्सन डज नॉट वर्क फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये खुद के सेटिस्फैक्शन के काम नहीं करते हैं, ये क्या बोलते हैं लोगों को क्या बोलते हैं एक ऐसा चीज़ देना चाहते हैं जिससे लोग उनकी सराहना करें, ठीक है। वो ही बिकम वर्क एडिक्ट, ये काम के ये एडिक्टेड बन जाते हैं कि काम करना है काम करना है, मतलब एकदम पागलों की तरह, जैसे साइंटिस्ट लोग नहीं होते हैं उस टाइप की तरह, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब अपनी लाइफ में हम लोग जो चाहते हैं वो पा जाएं या फिर उसको करने की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग नीड होती है। अब दोस्तों मैस्लो नीड की कुछ कमियां भी थी, मैस्लो नीड की कुछ कमियां भी थी। क्रिटिसिज्म, इनकी क्या बोलते हैं नीड की बहुत बुराई भी की गई। क्यों की गई, क्योंकि भैया इस बात को समझो, ये दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि एक इंसान अगर कंपनी में काम करने आया तो भैया हम ये देखें कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं, फिर हम ये देखें कि उसका घर में उसके पास घर में पैसा उसके पास है कि नहीं है, फिर देखें उसका वाइफ से झगड़ा तो नहीं हो गया है। तो पॉसिबल नहीं है ना यार, इतना कैसे पॉसिबल है। तो कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ठीक है। सेटिस्फाइड नीड इज नो लॉन्गर मोटिवेटिंग फैक्टर, एक नीड जो सेटिस्फाइड हो गई दोबारा वो मोटिवेटिंग फैक्टर है ही नहीं, कोई काम की नहीं है। नीड आई वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये इंसान की इनर फीलिंग होती है, ये इंसान की इनर फीलिंग होती है, तो बहुत समझना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा तो है नहीं ना, सबसे पूछोगे भैया आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है, आपके दोस्त हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हेजलबर्ग थ्योरी के ऊपर, हेजलबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना, हेजलबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है दोस्तों। इसको दिया है फ्रेडरिक हेजलबर्ग ने, जिसको हम लोग हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने मैस्लो के काम को एक्सटेंड किया है, ठीक है ना, इन्होंने मैस्लो जो थ्योरी बनाई इसी को एक स्टेप और आगे लेके गए, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड मोटिवेशन, ठीक है ना, हाइजीन थ्योरी, ड्यूअल स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है ना, इसको हम लोग हाइजीन थ्योरी, ड्यूअल स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहते हैं, याद रखना पूछ सकता है। अब दोस्तों हेजलबर्ग जो थे, फ्रेडरिक हेजलबर्ग जो थे, उनके हिसाब से 2 फैक्टर होते हैं, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर, एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है ना। इनके हिसाब से 2 फैक्टर होते हैं, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर, एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, अगर हाइजीन फैक्टर बिजनेस में होगा तो बिजनेस में लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेट नहीं करेगा इनको। देखो हाइजीन फैक्टर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा, बट अगर होगा बिजनेस में तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हाइजीन फैक्टर आर दोज विच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो एक इंसान सेटिस्फाइड रहेगा, मोटिवेट नहीं होगा। तो इसको बोला गया है हाइजीन या फिर मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन या फिर मेंटेनेंस फैक्टर। तो डिक्रीज इन हाइजीन, अगर आपने इन सारे फैक्टर में कमियां की तो एक इंसान डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब ये सारे फैक्टर इंसान को मोटिवेट नहीं करेंगे, बट अगर ये सब नहीं होगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारे फैक्टर आपसे पूछेगा कि भैया स्टेटस कौन सा फैक्टर है, हाइजीन है कि मोटिवेशनल फैक्टर है, ठीक है ना, तो आपको बताना होगा। तो सैलरी हो गया, कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप विद पीयर्स,
लोगों से रिश्ता, पर्सनल लाइफ, जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद सुपीरियर एंड स्टेटस। ये सब आपका क्या है, हाइजीन फैक्टर है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसके ना होने से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन होने से मोटिवेट नहीं होगा, केवल सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, आपको इसके नाम याद रखने हैं। अब भैया दूसरा फैक्टर बताया कि मोटिवेशनल फैक्टर। ये सारे वो फैक्टर हैं जिसके बिजनेस में होने से एक एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग सेटिस्फायर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या कहा गया है, सेटिस्फायर भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, फैक्टर विच आर कैपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग एम्प्लॉय फॉर हायर परफॉर्मेंस, जो कि एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर, 6 फैक्टर हैं, 6 मोटिवेशनल फैक्टर, ग्रोथ, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क इटसेल्फ। ये अगर 6 फैक्टर होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, एक फैक्टर यहाँ पे कहीं मिस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगा कौन से फैक्टर थे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये मोटिवेशनल फैक्टर हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आई थिंक कि कुछ मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रोथ, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क, ये तो कंफर्म्ड आपके हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लोगे। ये सारे फैक्टर हैं। पूछेगा क्या कि एग्जाम में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका इस थ्योरी के अंदर। ठीक है ना, हाइजीन थ्योरी के अंदर। हेजलबर्ग थ्योरी को हाइजीन थ्योरी भी कहा गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 2 फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर जो इंसान को सेटिस्फाई करते हैं, नहीं होंगे तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, और मोटिवेशनल फैक्टर ये इंसान को मोटिवेट करने की होता है, और इसको सेटिस्फायर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है भैया डगलस तो नीचे वाला, हाँ, डगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी है जिसको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बोलते हैं। थ्योरी एक्स एक अलग थ्योरी है, थ्योरी वाई एक अलग थ्योरी है, दोनों को समझते हैं। ठीक है, थ्योरी एक्स दोनों को डगलस मैकग्रेगर ने दी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको टेंशन मत लो, ग्रोथ, एडवांसमेंट, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क इटसेल्फ, ये पॉइंट्स मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जिसको सेटिस्फायर भी कहते हैं। पूछ देगा कौन ये सेटिस्फायर है कि नहीं। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थिंकर लाइक एडम स्मिथ एंड एफ.डब्ल्यू. टेयर। मतलब ये क्लासिकल थिंकर जो थे, पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ और एफ.डब्ल्यू. टेयर, उनका मानना था कि मनी जो पैसा है इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने की यही काम आता है, फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी एंड देयर मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। एंड बिजनेस के अंदर क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी एक के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड जॉब होना चाहिए। ठीक है ना, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमिक रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एंड पनिशमेंट भी होना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो यार आपको बहुत सारी चीज़ बता दी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये क्लासिकल थिंकर एडम स्मिथ और एफ.डब्ल्यू. टेयर का मानना था कि मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेटर होता है किसी भी एम्प्लॉय की हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। इन्होंने कहा कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड जॉब होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए बिजनेस के अंदर, परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं, बेस्ड इकोनॉमिक रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड मिलना चाहिए, और पनिशमेंट भी होना चाहिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, ओके। थ्योरी एक्स रिप्रेजेंट दैट अप्रोच ऑफ मैनेजर हु परसीव एम्प्लॉय, जो थ्योरी एक्स का कहना था कि जो एम्प्लॉय लेजी होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा, इमेच्योर होगा, नॉन एम्बिशियस होगा, नॉन लीडर, अपने बारे में सोचता होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, इमेजिनेटिव नहीं होगा, नॉन क्रिएटिव, ये सब वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उन्होंने बोला उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तब मतलब दोस्तों ये क्या है, एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव थ्योरी है। मतलब कि थ्योरी एक्स के अंदर बोला गया है कि अगर एम्प्लॉय कामचोर होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इमेच्योर होगा, नॉन एम्बिशियस होगा, तो भैया ये थ्योरी क्या करेगी, उसको पनिशमेंट देगी। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब कि नेगेटिव अप्रोच था ये। मतलब यहाँ पे उसके नियम की कड़ाई कर दी जाएगी। ठीक है, तब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिफाइंड जॉब एकदम कंफर्म कर देंगे, उस प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, बिजनेस का स्ट्रक्चर बहुत टाइट कर देंगे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कर देंगे, मतलब लीडर बहुत तगड़ा होगा, जो बोलेगा करना पड़ेगा। वन वे डोमिनेंट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन बस एक साइड से होगी, आपको कहने का कुछ मतलब नहीं है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा विथ मॉनिटरी रिवॉर्ड, सुपरविजन होगा बट रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी एक्स का कहना है भैया मनी ही मेन मोटिवेटर होता है। एंड क्या बोलते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो क्या करो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके लिए उसको पनिशमेंट दो। ठीक है ना, उसको पनिशमेंट दो। तो ये सब आपसे पूछ देगा, आपसे क्या कर देगा, अगर एम्प्लॉय ये सब है तब
लेजी, इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर। दोस्तों आई थिंक कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थ्योरी वाई जो है, ठीक है, ठीक है, थ्योरी वाई जो है आपका, यहाँ पे देखो थ्योरी वाई, ये आपकी एक पॉजिटिव थ्योरी है, वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नियम बना दिया है, एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, लीडर भी ऑटोक्रेटिक है, जो बोलता है बस वो करना है, स्ट्रक्चर भी बहुत कठिन है। बट थ्योरी वाई थोड़ा सा अलग है। ये क्या कहता है, ये कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से मैनेजरियल नॉलेज एंड स्किल हैव इम्प्रूव, इंसान की मैनेजरियल नॉलेज और स्किल इम्प्रूव करती है, ठीक है। ये टू इसके कारण न्यू मैनेजमेंट परसेप्शंस, पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, नई नई चीज़ें आती हैं। तो थ्योरी वाई इज ए सिंबल ऑफ मॉडर्न, ये नई आज के हिसाब से बनाया गया है, लिबरल, फेथ ओरिएंटेड, ह्यूमनिस्टिक एजम्पशन है, मतलब कि ये पॉजिटिव थ्योरी है। इसमें बोला गया है कि अगर ये दिखता है कि एम्प्लॉय एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, एम्बिशियस है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, खुद से अपने आप को काम कर लेता है अच्छे से, इंटेलिजेंट है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, तो भैया क्या किया जाए बिजनेस के अंदर, क्या किया जाए कि जिससे वो मोटिवेट होगा, वो बिजनेस को अंदर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट किया जाए, हर चीज़ के अंदर उसका पार्टिसिपेशन करवाया जाए, स्ट्रक्चर आसान कर दिया जाए, ज़्यादा कठिन ना हो, सपोर्टिव सुपरवाइजरी, उसको सुपरविजन भी अच्छे से सुपरवाइज करे कोई, उसको अच्छे से इनकरेज किया जाए, डायरेक्शन दिया जाए, सेल्फ कंट्रोल किया जाए एंड ओपन कम्युनिकेशन है, वो अपनी बात को भी रख सके। तो दोस्तों ये दो तरीका है मोटिवेट करने का, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, दोनों का अपना अपना कहना था, दोनों थ्योरी को डगलस मैकग्रेगर ने दी है। एक्स के अंदर बोला गया है कि भैया काम चोर होगा एम्प्लॉई, तो नियम कायदे कानून बना दो एंड उसको कंट्रोल कर लो, तब वो मोटिवेट हो जाएगा। और थ्योरी वाई के ये बोला कि अगर वो पहले से ही अच्छा है तो और मोटिवेट करने के लिए चीज़ों को और आसान कर दो, ठीक है, ओके। अब जो थ्योरी आपकी यहाँ पे एक्स जेड है, इसको विलियम आउची ने दिया है, इसको विलियम आउची ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जेड इज ए सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये पूछा गया है कि अमेरिकन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर कौन सी थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी जेड, ठीक है। इस थ्योरी के खास फीचर्स क्या हैं पूछा गया है कि इसमें ट्रस्ट की बात की गई है, इसमें स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एम्प्लॉय क्या करे, पार्टिसिपेट करे चीज़ों में, होलिस्टिक अप्रोच हो, मतलब लोगों को पूरे तरीके से मोटिवेट किया जाए, आधा अधूरा नहीं, एंड कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनफॉर्मल एकदम फ्रेंडशिप की तरह काम किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बोले गए हैं, एग्जाम में पूछ देता है। अब आता है व्यूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको विक्टर एच व्यूम ने 1964 में दिया था, ठीक है। इसके अंदर 3 बातें बोली गई हैं, एग्जाम में आया हुआ है, मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंस, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी कैसे होता है, एक्सपेक्टेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे इंस्ट्रूमेंटैलिटी में इनटू वैलेंस, तो आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे देखो बना दिया गया है, ठीक अलग से। तो ये आपको एग्जाम में आएगा, इधर उधर घुमा घुमा के मल्टीप्लाई करके देगा, आपको पता होना चाहिए, सीधे इस फॉर्मूले को याद करिए। मतलब बोला गया इंसान को मोटिवेट करने के लिए देखा जाएगा कि उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी है कि नहीं, काम करने की क्षमता, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, नई चीज़ों को सीखने की क्षमता है कि नहीं, वैलेंस, क्या वो आत्मनिर्भर है कि नहीं, मतलब कि चीज़ों को सही से कर पाता है कि नहीं, इन सब को देखा जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको मोटिवेट करने का तरीका पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला है जो कि इन्होंने दिया है, अब कैसे काम करता है ये तो यही जाने, ठीक है। अब मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड, जिसको डेविड मैकलेंड ने दिया हुआ है, ही आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ नीड, इन्होंने इंसान की 3 नीड्स को पता किया, आर कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, जिससे इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। तो इंसान की इन 3 नीड को सेटिस्फाई, याद करो मैस्लो की थ्योरी सेम वही है, अचीवमेंट वाला पॉइंट, पावर वाला पॉइंट, पावर तो मतलब अलग हो गया, एंड एफिलिएशन वाला पॉइंट, ठीक है। इसको पूरा कर दो, इंसान मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पोर्टर एंड यॉयर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसने व्यूम की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, गिवन बाय पोर्टर एंड यॉयर, जिसको 1968 में दिया गया था। अब एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, इसमें एफर्ट की बात की गई है, परफॉर्मेंस की बात की गई है, रिवॉर्ड की बात की गई है, सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। दोस्तों इसको ध्यान रखना कि एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन बात की गई है इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। सीधे उठा के पूछ देगा किसने दिया है, क्या है। अब अपनी 2-3 थ्योरी बची हुई है। पहला है इक्विटी थ्योरी, जिसको जे स्टैकी एडम्स ने दिया हुआ है, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है यूएसए के, पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी के हिसाब से एन इंडिविजुअल कंपेयर हिज जॉब इनपुट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिकल स्किल, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क एंड अदर एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड जॉब आउटकम, अपने हिसाब मतलब अपनी चीज़ों को वो जॉब के हिसाब से कंपेयर करता है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसके पास स्किल है, एंड उसको क्या मिल रहा है, कितनी सैलरी, कितना परक्यूजिट, कितना प्रमोशन,
रिवॉर्ड, स्पेशल असाइनमेंट, सब कुछ विद दोज ऑफ अदर, दूसरों के मुकाबले, ठीक है ना। अगर उसको लगता है कि दूसरों के मुकाबले उसकी चीज़ें कम है, इन्फीरियर हैं, तो वो डिमोटिवेटेड रहेगा। मोटिवेट करने के लिए अपने आप को वो क्या करेगा, चीज़ों को और बेहतर करना चाहेगा। एग्जाम्पल अपने दोस्तों से मोटिवेट करेगा, अदर लोगों से करेगा, ठीक है, उनके बराबर है कि नहीं, एंड इज मोटिवेटेड टू रेक्टिफाई इनइक्वालिटी। अगर कोई कमी होगी तो वो उसको पूरा करके मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। मतलब मान लो कि कोई बंदा है, वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जॉब कर रहा है, और अपने दोस्त की भी, उसकी दोस्त की सेम क्वालिफिकेशन है, एंड उसके दोस्त को अच्छी जॉब मिली हुई है, तो वो उसको लगेगा कि भैया सेम चीज़ें हम तो कम पे हैं, तो डिमोटिवेटेड रहेगा। उसको ठीक करके पता करके मोटिवेट हो जाएगा। ERG थ्योरी, जिसको कैटन एट फ्रैगन ने दिया, इन्होंने मैस्लो की थ्योरी को इम्प्रूव किया है। इन्होंने इंसान के नीड को 3 कैटेगरी में बांटा है, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड। सीधे इसको याद कर लो, काम खत्म, ठीक है। गोल सेटिंग थ्योरी, जिसको एडविन लॉकी ने दिया है 1968 के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि रोल ऑफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ गोल, मतलब कि लक्ष्य का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। ही ट्राई टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ गोल इन अफेक्टिंग मोटिवेशन स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके ये बिजनेस का जो गोल होता है वो बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। गोल के ऊपर फोकस किया गया है। तो गोल जो होना चाहिए डिफिकल्ट होना चाहिए। गोल की डिफिकल्टी क्या है, गोल क्या है, वो गोल कैसे उसको अचीव किया जाए, क्या उस गोल को बिजनेस के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एंड उसके प्रति लोगों की क्या कमिटमेंट है। मतलब कि आप कंपनी में काम करते हो, आपको पता ही नहीं कि कंपनी क्या काम करना चाहती है, तो मतलब बिजनेस का गोल क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता होना चाहिए। तो वो गोल कितना डिफिकल्टी है, कितना स्पेसिफिक है, क्या है, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, एंड कमिटमेंट गोल के प्रति, उसके प्रति क्या बोलते हैं, समर्पित है ना कि हाँ उसको अचीव करना है। तो ये गोल सेटिंग थ्योरी है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे मोटिवेशन थ्योरी को पढ़ लिया। अपना सुपरविजन हो गया, अपना ये क्या बोलते हैं मोटिवेशन हो गया। अब चलते हैं लीडरशिप की तरफ, ठीक है। लीडरशिप को देखते हैं, ठीक है, ओके, ज़रा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है। लीडरशिप दोस्तों क्या है, ये आपके डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट है। दोस्तों लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप एक तरीका होता है जिससे लोगों को, एक इंसान की खासियत जिससे वो दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, इंड्यूस करके मोटिवेट कर सकता है। मतलब लोग कहते हैं ये मेरा लीडर है, एक इंसान की अगर कोई खासियत होगी, इससे लोग उससे मोटिवेटेड होंगे कि ये बंदा बहुत मस्त है, हमको भी इसकी तरह बनना है, तो वो उसकी बात को मानेंगे, और वो उसकी बात को मानेंगे। तो दोस्तों लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। जब देखो शाहरुख खान को बहुत लोग मानते हैं, बहुत कोई नहीं मानता होगा, कोई मतलब कोई उसको आइडिया मानता होगा, तो जो उसको आइडिया मानते होंगे, अगर वो कुछ कहता होगा कि ये यूज़ करो, तो वो लोग उसको यूज़ भी करते होंगे, क्योंकि वो एज अ लीडर उसको देखते हैं। तो लीडरशिप एक प्रोसेस होता है कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिससे कि जो भी गोल है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। लीडरशिप एक आर्ट, एक कला है जिससे इंड्यूस करते हैं सबऑर्डिनेट को, ठीक है, जिससे कि जो भी गोल है उसको अचीव किया जा सके। कॉन्फिडेंस की मदद से, मतलब आत्मविश्वास की मदद से गोल को अचीव किया जा सके। मतलब एक इंसान क्या करेगा दोस्तों, एक इंसान अपनी एबिलिटी की मदद से लोगों को मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि या तो वो काम में बहुत अच्छा होगा, या तो वो दिखता बहुत अच्छा होगा, या तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, तो वो अपने इन सारी चीज़ों की मदद से लोगों के बिहेवियर को बदल दिया है, ठीक है। लीडरशिप इज ए एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव वियंगी फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। ये डेफिनेशन है, GR टई ने दिया है। अब यहाँ देखो समझ जाओगे लीडरशिप क्या होती है। एबिलिटी एक आर्ट है, एक एबिलिटी एक कला है, एक एबिलिटी है खासियत है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी और अ प्रोसेस। ये क्वालिटी भी है एक इंसान की, और एक तरीका भी है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, गाइड किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। लोग फॉलोअर क्या करते हैं, इनको अच्छा मान के उनको फॉलो करते हैं, एंड अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, एंड मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, मतलब कि चीज़ों का नुकसान किए बिना। तो लीडरशिप एक इंसान की खासियत होती है, प्रोसेस होता है जिससे वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, जिससे लोग उसकी बात को मान के काम को करें एंड अपने गोल को अचीव करें बेस्ट पॉसिबल तरीके से, ठीक है। इसमें फॉलोअर्स भी होते हैं, लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों फीचर्स ऑफ लीडरशिप, पहला लीडर के बिना, मतलब जो लीड करने वाला, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फॉलोअर्स भी होते हैं,
उसके बाद लीडरशिप में भी सिचुएशन के हिसाब से लीड करना चाहिए। मान लो कि शाहरुख खान को बहुत लोग मानते हैं, कोविड आ गया हुआ है, अब भैया गवर्नमेंट क्या है, सब लोग घर में रहो, तो गवर्नमेंट ने शाहरुख खान से बोल दिया कि आप बोलिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप बोलेंगे तो सब लोग घर में जाएगा। तो शाहरुख खान आया टीवी, बोला भैया आप लोग घर में रहिए, तो आप लोग उसको मानते थे, इसलिए आप लोग घर में रुक गए, तो आपने उनको फॉलो किया। सिचुएशन के हिसाब से लीड करते हैं। डायनेमिक के इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये काम होता है। सिचुएशनल डायनेमिक एक ही चीज़ है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस बाय टाइम के हिसाब से भी इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम। गोल या फिर टास्क, कोई भी काम भैया दुनिया में गोल ओरिएंटेड ही होता है, ठीक है, बिना किसी लक्ष्य के कोई काम नहीं करता है, ठीक है। लीडरशिप इज एन आर्ट, ये क्या एक कला है, ठीक है। लीडरशिप इज ए काइंड ऑफ वर्क, ये एलन ने बोला है, ठीक है ना, कि ये एक काइंड ऑफ वर्क है, काम है। लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट, ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट बट पूरी तरीके से नहीं। इंटरपर्सनलाइजेशन, इसमें क्या बोलते हैं, लीडर का और फॉलोअर्स का एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। देखो मैनेजर का और एम्प्लॉय का पर्सनल रिलेशन होता है, क्योंकि जानते हैं एक दूसरे को, और लीडर का और फॉलोअर्स का इंटरपर्सनल, मे बी ना भी जानते हो, एक तरह से रिलेशन हो सकता है। मानो नरेंद्र मोदी को बहुत तो फॉलो करते हैं, ठीक है, बट बहुत तो जानते नहीं ना उनको, ठीक है। तो जब जानते नहीं है दोस्तों तो इंटरपर्सनल हो गया, ठीक है। लीडरशिप इज ए एक्टिविटी ऑफ डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है, गाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये एक पर्सनल क्वालिटी, एक इंसान की खुद की क्वालिटी होती है, ठीक है ना, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है उसको, एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन मिलती है उसको, इंस्ट्रक्शन देने का काम आता है, आत्मविश्वास को बूस्ट करता है, सुपरविजन में भी काम आता है, और फॉलोअर के इंटरेस्ट को अच्छे से रखता है। आपको पता होगा कि एक क्रिकेटर है जो कि मुस्लिम है, एंड वो क्या बोलते हैं, अपने जर्सी के ऊपर क्या बोलते हैं, अल्कोहल का क्या बोलते हैं, ऐड नहीं करवाता है। वो कहता है कि मैं अपने जर्सी के ऊपर अल्कोहल कंपनी का ऐड नहीं करूँगा, तो क्योंकि अब भैया उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करते हैं, तो भैया वो अपने फॉलोअर के इंटरेस्ट को, उसको पता है कि अल्कोहल एक ख़राब चीज़ है, वो अगर वो उसको प्रमोट करेगा तो उसके फॉलोअर्स भी वो पिएंगे, तो इससे वो अपने फॉलोअर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। इतना सारा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी है। अब आता है लीडरशिप स्टाइल, कितने टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, एक होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री एंड लीडरशिप, तो हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है दोस्तों, इसका बहुत सारा नाम होता है, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इस नाम को ध्यान दो। पहला है ऑथोरिटेरियन, डायरेक्टिव, डॉगमेटिक, नोमैडिक, मोनोथेटिक लीडरशिप स्टाइल, इतने सारे नाम है इसके। तो दोस्तों हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो लीडरशिप का भी एक तरीका होता है, कोई डांट के काम करवाता है, कोई प्यार से काम करवाता है। तो ये आपके तीन तरीके हैं, तीनों को देखते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, जिसका इतना सारा नाम है, ऑथोरिटेरियन, डायरेक्टिव, डॉगमेटिक, नोमैडिक और मोनोथेटिक। लीडर टेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अदर, यहाँ पे लीडर सारे डिसीजन ले लेता है बिना किसी से पूछे, उसको मतलब नहीं वो जो डिसीजन यही है वो यही है, पूछेगा नहीं किसी से, ठीक है। लीडरशिप गिव ऑर्डर, ये ऑर्डर देगा एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट, वो चाहेगा कि जो भी उसके सबॉर्डिनेट हैं वो उसकी बात को माने, वो उसकी बात को माने, जो उसने कह दिया लोग उसकी बात को माने, इफ बट ना कहें ज़्यादा, जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। दूसरों से पूछेगा नहीं कि क्या करना चाहिए। वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बस एक साइड से होती है, मतलब मैंने कह दिया कि आपको करना है तो आप लोग नहीं कहोगे कि क्यों कहें, आप लोग को करना पड़ेगा, ये होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। लीडर यहाँ पे रिवॉर्ड भी यूज़ करता है और पनिशमेंट भी यूज़ करता है, काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं, मतलब एक मैनेजर क्या करेगा, ऑटोक्रेटिक तरीके से अगर लीड करेगा तो मतलब कहेगा ये काम करना है, और उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि भैया काम को वो लोग कर दें। वन वे कम्युनिकेशन होगा, वो बोल दिया, उनसे नहीं पूछेगा कुछ भी, रिवॉर्ड भी देगा, पनिशमेंट भी देगा। ही बिलीव दैट हु कैन डू द जॉब बेटर देन हिज सबॉर्डिनेट, ठीक है, हु कैन डू द जॉब बेटर देन हिज सबॉर्डिनेट, बात को समझना। ही बिलीव दैट ही, वो खुद क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक है ना। ही बिलीव दैट इट इज ही, वो खुद ही है जो काम को अच्छे से कर सकता है सबॉर्डिनेट से, इसीलिए वो ज़्यादा काम खुद ही करता है, बहुत कम काम सबॉर्डिनेट्स को देता है। इसमें डिसीजन बहुत क्विक होता है एंड सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय ऑलवेज वेरी मोटिवेटेड, एंड आपको पता है कि एम्प्लॉय वेरी मोटिवेटेड है, आप काम खुद भी कर सकते हो, उनसे भी कर सकते हो, तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। डिमेरिट क्या है, ये एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, बिकॉज दे हैव नो वॉइस इन द मैनेजमेंट, उसको बोलने का अधिकार ही नहीं है। सूटेबिलिटी,
व्हेन द टारगेट हैज़ टू अचीव इन शॉर्ट नोटिस, जब काम को बहुत कम टाइम के अंदर अचीव करना है एंड एम्प्लॉय को काम अच्छे से नहीं आता है। ये मेथड कब सूटेबल है? जब काम को कम टाइम पे अचीव करना है एंड एम्प्लॉय को काम अच्छे से नहीं आता है, तो मैनेजर सारा काम खुद ही करने की कोशिश करेगा ना, कि सबको देगा नहीं भैया तुम भी करो। इसी को कहते हैं ऑटोक्रेटिक, बहुत ही मतलब कि दुष्ट लीडर मानो होता है, ठीक है। डॉगमेटिक मतलब कुत्तों की तरह काम करवाता है, डॉगमेटिक मतलब कुत्तों के बस डायरेक्शन देता है, अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है। नोमैडिक मतलब मतलब भी नहीं किसी से, मोनोथेटिक मतलब पागल है क्या, मतलब इतना सारा नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे आपका है पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव, पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। दोस्तों ये कैसा लीडरशिप स्टाइल होता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अंडर दिस लीडर टेक्स ऑल डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट, लीडर सारा डिसीजन तभी लेगा जब तक वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट नहीं कर लेता, उनसे पूछेगा उसके बाद ही डिसीजन लेगा। ही गिव सफिशिएंट फ्रीडम टू हिज सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट को फ्रीडम देगा, ठीक है, उसको अथॉरिटी भी देगा कि भैया तुम भी डिसीजन लो, बताओ कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। लेटर इंक्लूड वन और मोर एम्प्लॉय, बाद में एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय को बुलाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि क्या करना है कैसे करना है। हाउएवर फाइनल डिसीजन उसी का होगा, मतलब एक ऐसा लीडरशिप का स्टाइल जहाँ पे सारा डिसीजन लीडर खुद नहीं लेगा, अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा, पूछेगा, उसको फ्रीडम देगा, उसका सजेशन एक्सेप्ट करेगा, उसको अथॉरिटी भी देगा, फिर उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बुलाएगा क्या करना है कैसे करना है, एंड डिसीजन खुद ही लेगा, वो बात अलग है, खुद की करेगा, बट सबको पार्टिसिपेटिव होता है एक तरीके से, इसीलिए इसको पार्टिसिपेटिव भी कहा गया है, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्शन, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है तो इसको ठीक कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। उसके बाद लीडर बिलीव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, लीडर को लगता है कि भैया एम्प्लॉय एक्टिव हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करे, बट ऊपर वाले में नहीं लगता है खुद ही को, कि ऊपर वाले के अंदर एम्प्लॉय जब काम उनको नहीं आता है तब ऐसा चीज़ें करना चाहिए, ठीक है, और नीचे वाले में एम्प्लॉय काम आता है उनको। ही इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव, मैनेजर खुद ही कहता है कि भैया आगे बढ़ो और इनिशिएटिव हो काम करने का। मेरिट क्या है, बेटर रिलेशन, इससे एम्प्लॉय का रिलेशन बेटर बनता है कंपनी के साथ में। प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसमें एक अपनापन होता है, एम्प्लॉय को लगता है कि भैया अपनेपन से काम करवाया हम लोगों से। जॉब सेटिस्फैक्शन, और जॉब का सेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है। डीमेरिट अननेसेसरी डीए, बेफालतू का डीए होगा, आपने एम्प्लॉय से काम करने को दे दिया, एम्प्लॉय बेफालतू का डीए करेगा, ठीक है, काम उसको मेबक नहीं आता होगा। तो ये मेथड कब सूटेबल होता है, जब एम्प्लॉय को काम अच्छे से आता है तब ये मेथड सूटेबल होता है, ठीक है, ओके। अपना आखिरी ये जो स्टाइल है इम्पॉर्टेंट ये है, जिसको हम लोग याजिज फेयर या फिर फ्री एन भी कहते हैं, याजिज फेयर या फिर फ्री एन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस लीडर को लगता है बिलीव कंप्लीट फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है, कहता है भैया कि आपकी जो मर्जी वो करो, बट वो सही होना चाहिए। डू वॉट एवर इज एप्रोप्रिएट, ये वर्डिंग याद कर लो, ये लिख भी लो कहीं, डू वॉट एवर इज एप्रोप्रिएट, जो भी करना है करो, अपने हिसाब सब कुछ करेगा, तुम खुद ही करो। लीडर खुद कुछ नहीं करेगा, बट कहेगा कि जो करना है करो, बट वो करना जो एप्रोप्रिएट होगा। तो ही यूज हिज अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगा बहुत कम विथ एम्प्लॉय एंड डिटरमाइन, देखो बात समझना, ही यूजेस हिज अथॉरिटी वेरी लिटिल, एम्प्लॉय अपना टारगेट खुद ही डिसाइड करेंगे और खुद ही उसको अचीव करेंगे, ठीक है। लीडर का रोल बहुत सपोर्टिव होता है, मतलब हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है, कहता है ठीक है तुम करो 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 सब काम करो। लीडर नॉट बिलीव इन अथॉरिटी, लीडर अथॉरिटी में बिलीव नहीं करता है, ठीक है ना, वो मिल के काम करता है, सपोर्टिव होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया ये, ठीक है। लीडर सपोर्टिव होता है और अथॉरिटी में बिलीव नहीं करता, पूछा गया है। इसमें डिसीजन बहुत क्विक होता है और फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, और एम्प्लॉय अगर ईमानदार नहीं होंगे तभी वैसा करेगा वो। ये कब सूटेबल है, जब आपके एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड है, हाई स्किल्ड और एक्सपीरियंस हैं, तभी भैया ऐसा होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक होता है पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल, एक होता है नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। पॉजिटिव के अंदर लीडर इंड्यूस इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट सबॉर्डिनेट बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड, इसमें रिवॉर्ड देगा, जैसे कैश में पैसा दे देगा, अप्रिसिएशन कर देगा, बोनस कर देगा, उनका प्रमोशन कर देगा, तो पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। नेगेटिव में लीडर उनको धमकाएगा, डराएगा, कहेगा सही काटेंगे तुम्हारी, उनको डिमोशन कर देगा, पेनाल्टी लगा देगा उनके ऊपर, ठीक है। तो ये नेगेटिव तरीका हो गया मोटिवेट करने का, और पॉजिटिव तरीका हो गया। अब दोस्तों एक अच्छे और सक्सेसफुल लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक अच्छा अगर लीडर है तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी,
पहला फिजिकली फिट हो, दिखने में अच्छा हो, मेंटल एबिलिटी दिमाग सही से काम करता हो, जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज, उसकी जनरल नॉलेज भी हो, जो जिस चीज़ का वो मैनेजर हो उसकी वो नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव, किसी भी चीज़ का वो इनिशिएटिव ले सके, आगे बढ़ सके, हिस्सा ले सके, उसको ह्यूमन नेशन के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए कि लोगों को कैसे कैसे ह्यूमन नेशंस होते हैं, ठीक है, कैपेसिटी टू वो लोगों को मोटिवेट कर सके, आइडियल कैरेक्टर मतलब एक आइडियल हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा आइडिया मतलब जो एकदम अलग से होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कूल टेम्परामेंट हो, मतलब कोई टेंशन हो तो भी कूल रहे वो, वरना आज के टाइम पे लोग बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं, भैया टेंशन में आ जाते हैं, एकदम मारपीट पर उतर जाते हैं। उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, इमोशनली स्टेबल हो, ज़्यादा इमोशनली वीक ना हो, काम के प्रति डिवोटेड हो, सोशल कॉन्शियस मतलब समाज के प्रति भी ध्यान दे, पेशेंस उसके अंदर हो, कैपेसिटी टू गेट कॉर्पोरेशन, उसके अंदर कैपेसिटी वो कॉर्पोरेशन में काम कर सके, और पॉजिटिव थिंकिंग हो, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल लीडर की निशानी है। तो भैया ये भी हो गया। अब बचा है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हम लोग को ख़त्म करना है, कम्युनिकेशन हम लोग इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो कम्युनिकेशन दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अलग टॉपिक में रखें, ठीक है, कम्युनिकेशन अलग में रखें कि एक ही में कर दें, ठीक है, बताओ आप लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। अब इसको करना चलो कर ही देते हैं, कम्युनिकेशन चैप्टर एक बार में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। कम्युनिकेशन क्योंकि बार बार पढ़ा के क्या फ़ायदा, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो चीज़ें मोनोटोनस मत होना, थक जाना तो आराम से बाद में देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आइडिया, व्यूज़, फैक्ट, फीलिंग बिटवीन दी पीपुल, लोगों में कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच आइडिया, फैक्ट, फिगर, इमोशंस, फीलिंग आपस में लोगों के बीच में इंटरचेंज होती है, ठीक है ना। जब लोग बातचीत करते हैं तो इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स क्या खो रही हैं दोस्तों। आपको लगता होगा कि केवल बातचीत करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं, किसी को अगर आपने आंख मार दी है ना तो वो भी कम्युनिकेशन के उसमें आता है, ठीक है ना, किसी को आपने हाथ दिखा दिया ना तो वो भी कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है, ओके। तो कम्युनिकेशन मीन्स टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, यहाँ पे आप कोई चीज़ सेंड एक भेज रहे हो, कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो, कोई चीज़ समझ रहे हो, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, मैसेज, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, फिगर, इमोशंस, फीलिंग, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। केवल बातचीत को ही कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, बातचीत के अलावा अगर आप किसी को इशारा कर रहे हो, ठीक है, कोई इमोशनल चीज़ समझा रहे हो तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है ना। अब फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला है 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, एक सेंडर एक रिसीवर, मैसेज भेजने वाला, मैसेज रिसीव करने वाला, एक मैसेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो आप दूसरे वाले को देना चाहते हो या फिर रिसीव करना चाहते हो, प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस कहा गया है। इसमें इन्फॉर्मेशन भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी होता है, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और उसको समझ में भी आई तभी कम्युनिकेशन माना जाएगा, आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसको समझ में भी आया। फीडबैक, फीडबैक बहुत जरूरी है, मतलब आपने जब उसको कोई चीज़ बता दी, आपको समझ में आया कि नहीं, आपका फीडबैक, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होता है। प्राइवेसी फंक्शन, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे कोई भी प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह काम आता है। इसको साइंस भी कहा गया, आर्ट भी कहा गया है, और अटेनमेंट ऑफ गोल, गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ध्यान दो, आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा इनमें से, आपसे पॉइंट दे देगा, ठीक है, एग्जाम में कहेगा बताओ कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन की प्रोसेस में नहीं आता है। सबसे पहला एक सेंडर होगा जो मैसेज को भेजेगा, सेंडर इज द पर्सन हु सेंड द मैसेज, मैसेज मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो सेंड की जाएगी। इनकोडिंग, दोस्तों इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग सेंडर करता है, सेंडर क्या करता है, जो भी मैसेज होगा वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब अगर मुझे कोई बात आपको बतानी है तो उसको बताने से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में उसको, मैंने बात को सोचा होगा, फिर बात को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होगा। व्हेन अ सेंडर, ठीक है, अपने मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, द प्रोसेस इन विच सेंडर कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन मैसेज इन देयर ओन लैंग्वेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकोडिंग। जब एक मैसेज को भेजने वाला सेंडर किसी चीज़ को अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग हो गया, समझ में आपको बात आ गई होगी। सेंडर मतलब मैसेज भेजने वाला, मैसेज मतलब वो मैसेज, इनकोडिंग मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें सेंडर अपनी जो बात कहना चाहता है, मैसेज जो पहुंचाना चाहता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया है। उसका मीडिया या फिर चैनल, मीडियम जिस माध्यम से वो कम्युनिकेशन को भेजेगा, लिख के, बोल के, ठीक है,
फिर रिसीवर मतलब जिसको मैसेज भेज रहा है। डिकोडिंग कौन करेगा? डिकोडिंग मतलब कि जो रिसीवर है वो मैसेज को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेगा। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन देयर ओन लैंग्वेज। जब रिसीवर मैसेज को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेगा तो उसको डिकोडिंग बोलेंगे। फिर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैसेज को डिकोड करने के बाद वो फीडबैक देगा, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सा नहीं है, 4-5 ऑप्शन देके, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तो आसान सा है। बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मोराल या फिर मोटिवेट करने के लिए, एंड एक अच्छे लीडरशिप के लिए। लीडरशिप के अंदर मोटिवेशन, बोलोगे नहीं तो मोटिवेट कैसे करोगे, लीडरशिप में कैसे आओगे, ठीक है। अदर क्या है? प्लानिंग कहो, ऑर्गेनाइजिंग कहो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, सब में आपका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। अथॉरिटी के हिसाब से बात की जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, नीचे हम लोग देखेंगे, अभी देखो नीचे बताया गया है, तो अभी नीचे आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, गैप वाइन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एरिया के हिसाब से एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, अंदरूनी कम्युनिकेशन, बाहरी कम्युनिकेशन, ठीक है। मीडिया के हिसाब से रिटर्न, ओआई, विजुअल या फिर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, तो सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है इसको देखते हैं। दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिजनेस के अंदर बातचीत करने के जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल। दोस्तों आप लोग जब भी स्कूल जाओगे तो फॉर्मल ड्रेस में जाते हो, घर के कपड़े में नहीं जाते हो ना। तो बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में क्या बोलते हैं, चीज़ों को चलाने के लिए, ठीक है ना। द कम्युनिकेशन विच इज मेड ऑफिशियल अमंग्स डिफरेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको ऑफिशियल भी कहा जाता है। इट इज़ द ऑफिशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज फॉर इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर काम अच्छे से हो सके, अच्छे से हो पाए, स्मूथ तरीके से चल पाए, इसीलिए ये कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल याद रखना, ऑर्डर, मेमोज, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, रिक्वेस्ट, सर्कुलर, ऑफिशियल मीटिंग, सेमिनार, शो कॉज नोटिस, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बिजनेस में बातचीत करने के तरीके को यही सब एग्जाम्पल से बताया जाता है, पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों वो कम्युनिकेशन जो अनऑफिशियल है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब बिजनेस के अंदर लोग काम करते हैं, रोज आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो लोगों के इंटरेक्शन के कारण, एक सोशल बिहेवियर के कारण एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लोग आएंगे ऑफिस में तो अपने घर की बात करेंगे ना, अपने घर की बात करेंगे, घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो उसको इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना उसको इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। द कम्युनिकेशन विच मेड अनऑफिशियल अमंग्स डिफरेंट पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल। फॉर्मल को जानबूझ के बनाते हैं, इनफॉर्मल को बनाते नहीं, अपने आप बन जाता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज बेस्ड नॉट ऑन अथॉरिटी, ये किसी अथॉरिटी से मतलब नहीं रखता है, ये पर्सनल क्वालिटी से मतलब रखता है। एक इंसान की पर्सनल क्वालिटी के हिसाब से लोग उससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बट अ सप्लीमेंट टू इट। फॉर्मल कम्युनिकेशन के ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बट उसका सप्लीमेंट है, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से हो उसके ये इनफॉर्मल का होना भी जरूरी कहीं ना कहीं है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू स्केयर चेन, इसमें स्केयर चेन मतलब एक ऑर्डर में कम्युनिकेशन फ्लो होगी, कहीं से कहीं नहीं जाएगी, एक ऑर्डर में फ्लो होगी। इसमें कोई स्केयर चेन नहीं होता, कम्युनिकेशन अनऑफिशियल होती है, कहीं से भी कहीं पे भी जा सकती है, कोई भी किसी को। अगर स्केयर चेन मतलब पहले ए के पास जाएगी, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, इसमें ए के पास, डी से सी कहीं भी जा सकती है। ये बिजनेस को सही से करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सोशल और इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए ये वर्बल भी होता है और रिटर्न भी होता है, और ये जनरली वर्बल होता है। अब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिख के तो नहीं बात करोगे ना। ऑथेंटिक, इसमें इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, सही होती है, इसमें कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। इसमें प्रूफ होता है, इसमें प्रूफ नहीं होता। इसमें डिटेक्ट करना आसान है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, इसमें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, डिटेक्टेड। इसमें सोर्स अपने को पता है, इसमें सोर्स नहीं पता, ठीक है। ये डिफिकल्ट टू डिटेक्ट यहाँ पे अलग हो गया है, इजी टू डिटेक्ट सोर्स, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स।
इन्फॉर्मेशन इसमें डिले होती है क्योंकि आपको इसके चेन को फॉलो करना होता है और ये इन्फॉर्मेशन डिले नहीं होती है, कोई भी चेन फॉलो नहीं करना होता है। तो दोस्तों इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, फॉर्मर के अंदर इन्फॉर्मल अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये क्या होता है? जब एक सुपीरियर कम्युनिकेट विद ए सबऑर्डिनेट, जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करा तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि उसको ऑर्डर दिया हो, इंस्ट्रक्शन दिया हो, गाइड कराया हो, वार्निंग दिया हो, तब उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर वाला नीचे वाले से कम्युनिकेट कराया हो, डाउन मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कराया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? व्हेन सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट कराया तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि कोई समस्या का बताइए, समस्या है, सजेशन दिया हो, कोई एक्शन दिया हो, ओपिनियन दिया हो सुपीरियर को रिटन या फिर वर्बल फॉर्म में, मतलब कि जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कराया तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन द पर्सन सिमिलर रैंक और पोजीशन कम्युनिकेट विद ईच, जब दो लोग एक ही पोजीशन पे काम करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको फ्लैट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सपोज प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर दोनों सेम लेवल के हैं, सेम पोजीशन के हैं, बातचीत कर रहे हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, व्हेन टू पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर हु हैव नो डायरेक्ट, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है एंड दोनों की पोजीशन भी अलग अलग है। सच पर्सन इज नाइदर इन, हो सकता है कि ये सेम डिपार्टमेंट में भी ना हो, ना ही एक यहाँ, मतलब कि अब मानो ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ठीक कर देते हैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, ठीक है। ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट का मैनेजर और बी डिपार्टमेंट का क्लर्क आपस में बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल। अब क्लर्क तो नीचे होगा ना, क्लर्क तो नीचे होगा, तो देखो सामने सामने नहीं है, ऊपर नीचे है, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब आता है गैप वाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेड बिटवीन टू पर्सन पार्टीज नॉट ऑफिशियल बट ऑन पर्सनल बेसिस, जब दो लोग ऑफिशियल नहीं पर्सनल बातचीत करते हैं तो उसको गैप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम लोग इनफॉर्मल, गैप वाइन का दूसरा नाम आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल है, बहुत पूछा गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इट इज़ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या है? एक इनफॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच में फ्लो इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी नियम कायदा कानून नहीं होता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, ठीक है भैया। केथ डेविस थे, केथ डेविस, जिन्होंने 4 टाइप के गैप वाइन कम्युनिकेशन बनाए हैं। सिंगल स्टैंड, जिसमें होता क्या है, ए बात करेगा बी से, बी बात करेगा सी से, सी बात करेगा डी से, डी बात करेगा ई से, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। बस एक पर्सन दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप। गॉसिप में क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन हिमसेल्फ पासेस द मैसेज टू लार्ज नंबर, एक इंसान बहुत सारों को मैसेज पास करेगा गॉसिप में, ठीक है ना। एंड क्या बोलते हैं? पर्सन हु माइट बी, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा उन्हीं को बताएगा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिल गई और ये सबको बताएगा। ये इनफॉर्मल के टाइप हैं, इनफॉर्मल के टाइप हैं सिंगल स्टैंड और गॉसिप। सिंगल स्टैंड में एक सीक्वेंस होता है, ए ने बी को, बी ने सी ने, डी सी ने डी को, ऐसे, और गॉसिप में एक बंदा सबको बताएगा जिनका इंटरेस्ट होगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भैया देखो, अंडर प्रोबेबिलिटी एनी पर्सन पासेस द मैसेज टू एनी पर्सन, कोई किसी को बता सकता है, रैंडम बेसिस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। नो पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, अब आता है क्लस्टर, क्लस्टर कम्युनिकेशन। अंडर क्लस्टर कम्युनिकेशन, इसमें सिलेक्टिव बेसिस होता है। अ पर्सन कम्युनिकेट टू फ्यू, एक इंसान कुछ लोगों को बताएगा एंड सम ऑफ द सच रिसीवर ऑफ द मैसेज पासेस इट टू द ओन सेलेक्टेड पर्सन, मतलब ध्यान से समझना, इसमें मानो ए है, ए ने अपने कुछ बताया बी को, डी को और ई को, क्योंकि ये तीनों उसके दोस्त थे। अब इसने अपने दोस्तों को बताया, इसने अपने दोस्तों को और इसने अपने दोस्तों को, इसको बोलते हैं क्लस्टर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? व्हेन कम्युनिकेशन इज मेड विथ वन पर्सन और पार्टी ऑपरेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड, जब बिजनेस के बाहर कोई बातचीत हो रही है तो उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब एक पर्सन बिजनेस के अंदर का बंदा बिजनेस के बाहर वाले से बात कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन टू पर्सन्स और ग्रुप इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। मान लो कि ए कंपनी है, देखो ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए कंपनी का बंदा बी कंपनी से बात कर रहा है तो एक्सटर्नल हो गया, और ए कंपनी है, इसके 2 एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया। सच कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब आता है रिटन कम्युनिकेशन। जो लिख के होता है उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, जो बोल के होता है उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस होता है, ठीक है। इंटरेक्शन, रेडियो, टेलीविजन, टॉक सब हो गया, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मतलब आपको डांट है, देखो
डार्क मार खाओगे तुम लोग, ये क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। कोई पिक्चर दिखा के, स्लाइड दिखा के, ठीक है, उसको बोलते हैं विजुअल। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल भी। विजुअल में बस चीज़ें दिखाएंगे, बोला मैंने कुछ नहीं, विजुअल हो गया ये। ऑडियो विजुअल, मार खाओगे, बोल भी है और विजुअल भी है, तो मिक्सचर ऑफ साइट एंड साउंड, कोई चीज़ भी दिखाया है एंड साउंड भी है, ठीक है। अब दोस्तों आज का अपना ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद अपना कम्युनिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन के बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर क्या होता है, द टर्म सीमेंटिक इट मीन्स ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक लॉजिक कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड और सेंटेंस। जब एक इंसान बोलने के कारण चीज़ों को नहीं बता पाता है। दोस्तों बैरियर मतलब होता है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स। तो पहला है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर मतलब वो बैरियर होता है जिसके कारण इंसान जब लैंग्वेज के कारण कम्युनिकेशन को कर नहीं पाता है, उसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर, जिसमें वर्ड्स या फिर सेंटेंस की दिक्कतें होती हैं। सीमेंटिक बैरियर लीड्स टू डिफिकल्टी एंड हिंड्रेंसेस दैट में ऑकर इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जब बिजनेस में कम्युनिकेशन में लोग इनकोडिंग और डिकोडिंग में चीज़ों को गलती कर देते हैं। मतलब मान लो कि मैंने आपको कोई चीज़ बताई, मैंने इनकोड सही किया, आपने उसको डिकोड गलत कर दिया, कुछ गलत समझ लिया, तो आपने चीज़ों को गलत तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। तो इनकोडिंग जब डिकोडिंग में गलती होती है तो उसको सीमेंटिक बैरियर कहते हैं, ठीक है। ये कब कब होता है, जब मैसेज को बहुत ही ख़राब तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। मैं कह दूँ कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। अब मैंने इतना ही कह के ख़त्म कर दिया, तो आप मैसेज को मैंने बहुत ही बैड तरीके से एक्सप्रेस किया, ठीक है, ओके। तो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, मैंने सिंबल कुछ और दिखाया, मीनिंग कुछ और दिखाई, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिंबल कुछ और था, मीनिंग कुछ और थी, ठीक है। फॉल्टी हमने ट्रांसलेट गलत तरीके से किया। अगर मान लो कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज को ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया, ठीक है, तब कम्युनिकेशन में सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कुछ। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, मानो मैंने कुछ बताया आपको और मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपने क्या एज्यूम किया, आपने क्या समझा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपने कुछ और समझ लिया हो, आपके मैंने एजम्पशंस को क्लैरिफाई नहीं किया, आपने जो समझा मैंने उसको क्लियर नहीं किया, तो इससे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपने कुछ और समझा हो। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन का मतलब दोस्तों होता है कि कोई टेक्निकल वर्ड मैंने यूज़ कर दिया, मैंने यूज़ किया कि पार्डन दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग समझ नहीं पाए पार्डन का मतलब क्या होता है। पार्डन मतलब होता है सॉरी, तो मैंने सॉरी बोला बट आपको समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया। जब कम्युनिकेशन में एक पार्टी टेक्निकल वर्ड यूज़ करती है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, जब बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ और है, आपका गेस्चर डिकोडिंग कुछ और है। मतलब कि एक बॉस बोला कि गेस्चर एकदम खुश होकर बाहर आया, कहा कि बहुत एकदम खुश होकर आया बॉस, और कहा ऑफिस में मीटिंग है सब लोग आ जाओ, एकदम खुश होकर आया। आप लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, गेस्चर देख के सोचे कि चलो आज तो बोनस मिलेगा। ऑफिस में गए तो पता चला भैया कि आज से आपको डबल शिफ्टिंग करनी है, लग गई है तो भैया। तो जब बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग आपको डिफरेंट मीनिंग साउंड करे तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या आता है साइकोलॉजिकल बैरियर? इट इज दो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान का दिमाग उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन करने में। इट इज अ सिचुएशन वेयर इमोशंस साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जब इंसान का दिमाग, उसके इमोशंस उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत करते हैं तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। पहला है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब मान लो मैंने कोई बात आपको बताई, आपने बताने से पहले ही उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश की। मैंने बता रहे हैं, आप कहीं कि हमको आ गया, मतलब आपने पहले ही चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो ये इससे होगा क्या, हो सकता है कि हम कुछ और बताना चाहते हो और आपने उसको गलत समझ लिया हो, क्योंकि आप बहुत तेज बने थे, सोचे कि चलो भैया हम समझने की कोशिश करते हैं, बट हो क्या गया, आपने चीज़ों को गलत समझी। तो व्हेन रिसीवर of the message try to interpret the message even much before the sender complete the message, मैसेज को कंप्लीट करने से पहले जब रिसीवर मैसेज को खुद समझने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उससे गलती हो जाए। तो कम्युनिकेशन में बैरियर, ये दिक्कत बहुत एंड मैक्सिमम टाइम ये होता है, या हम पढ़ा रहे हैं और सामने वाला अटेंशन नहीं दे रहा है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा सा छूटा कुछ समझ में नहीं आएगा। लॉस बाय ट्रांसमिशन या फिर पुअर अटेंशन, मैसेज को बताते वक्त या फिर आप सुन नहीं रहे हो अच्छे से, आपके सुनने की क्षमता कमज़ोर है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। डिसट्रस्ट, जब सेंडर रिसीवर को सेंडर के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब वो कम्युनिकेशन में ध्यान ही नहीं देगा और उसको, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स का, जो कि साइकोलॉजिकल में आता है।
ये पॉइंट्स थीमेटिक में आते हैं, ये साइकोलॉजिकल में आते हैं, तो याद रखना। अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बाय, बिजनेस के कारण, बिजनेस एक जो होता है उसके कारण ही कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है, ध्यान से सुना। व्हेन फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, जब बिजनेस खुद एक बाधा बन जाता है एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर कभी इतने सख्त नियम होते हैं ना कि आप डर के मारे नहीं पूछ पाते हो कुछ, डर के मारे बातचीत नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतना डर होता है, डर का माहौल होता है। तो जब बिजनेस खुद रुकावट बन जाता है कम्युनिकेशन में तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। जैसे बिजनेस की नीति ही ऐसी है कि ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट हैं। बिजनेस का स्टेटस, आपको आपके बॉस के स्टेटस से डर गया है, भैया बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का स्ट्रक्चर ही इतना कठिन है। जैसे कि याइन में होता क्या है कि मिलिट्री में होता है और कर्नल ने कोई ऑर्डर दिया तो आप उससे नहीं पूछ पाओगे ना कि कैसे बंदूक से गोली चलानी है। आप मान आपके मन में डाउट आ गया, कर्नल ने बोला कि आपको वॉर में जाना है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वॉर में जाना है। अब आपके मन में डाउट है कि वहाँ पे अगर हिंदू दिखाई देगा या फिर क्या बोलते हैं आपको कोई नॉर्मल इंसान दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, या फिर मतलब अपने ही देश का कोई इंसान दिखाई देगा तो उस पर गोली चलानी है कि नहीं, आपके मन में डाउट है, तो आप पूछ ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको करने से लग रहा है डर, और याइन के अंदर इतना आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, ये एक बैरियर का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, इतना फैसिलिटी दिया ही नहीं गया है बिजनेस के अंदर कि भैया आप ऊपर तक कम्युनिकेट कर सको, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बिजनेस के सारे खुद के फैक्टर होते हैं जिनके कारण कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। इतना नियम कठिन बना दिए सबके सब कि कम्युनिकेट, भैया एक एम्प्लॉय कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया है बॉस से अच्छे से। पर्सनल भैया एक इंसान के खुद के फैक्टर है जिसके कारण वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। व्हेन द पर्सनल फैक्टर बोथ सेंडर और रिसीवर इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं पर्सनल बाइयर। जैसे कि उसको अपने फियर ऑफ द चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, उसको अपने बॉस के अथॉरिटी से डर गया है, ठीक है, कि भैया अगर हम ऐसा कुछ कहेंगे तो क्या लोग सोचेंगे, ठीक है। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना, जब एक ऑफ सुपीरियर और जब एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कोई बात बताएगा ही नहीं उसको। सेम सबऑर्डिनेट के साथ भी होगा। जब अनवेयरनेस टू कम, जब वो बात ही नहीं करना चाहता है, तब भी दिक्कत है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, भैया आपको इतना पैसा मिल ही नहीं है कि आप कोई चीज़ें सजेस्ट करो जाके बताओ, ठीक है, मतलब आपको इतना इंसेंटिव नहीं मिला कि कोई दिक्कत भी है तो आप जाके कंपनी में बताओ कि देखो ये दिक्कत है। अगर बहुत पैसा मिल जाता तो कंपनी के बारे में सब बताते आप लोग कंपनी को कि भैया देखो ये दिक्कत है, इसको ठीक कर लो, बट आप लोग को मस्त मौला इंसान हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब दोस्तों कैसे एक कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ओवरकम किया जाए, ठीक किया जाए, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए। दूसरा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन हो क्यों रहा है। ये पता होगा तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुड लिसनिंग, सुनो सही से। क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन हो या उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी बताओ उसमें क्लैरिटी हो। इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपको हम फ्रेंच में पढ़ाएं तो आपको कोई बात समझ में आएगी, ठीक है, या फिर उर्दू में पढ़ाएं नहीं आएगी ना। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी का मतलब होता है विश्वास होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। अवॉइडेंस ऑफ ओवर कम्युनिकेशन, बेफालतू की ज़्यादा चीज़ें या फिर ज़्यादा बातें, कुछ आपका कोई दोस्त ऐसा होगा कि बैठोगे तो दिनों भर बात करता जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ ओवर कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातचीत भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो ये सबसे हम लोग कम्युनिकेशन को बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोगों ने पूरे डायरेक्टिंग चैप्टर को ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बचा क्या है, कंट्रोलिंग मेन चैप्टर है, उसके बाद तो बस फुटका है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंप्लीट चैप्टर है ये, आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड हम लोग के अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर लेना, फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल एंड कॉमर्स सेशन के ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। तो बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर कंट्रोलिंग में। थैंक यू सो मच।